नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। जलीय कृषि क्षेत्र के लिए 3 राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की सूची में भारत शीर्ष पर है। भारत में मुद्रास्फीति और कृषि उत्पादन पर एल नीनो का खतरा, आर्थिक अपराधों की होगी निगरानी। खान मंत्रालय ने अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 में संशोधन का मसौदा जारी किया और रूस ने न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित कर दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जलीय कृषि क्षेत्र के लिए 3 राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 3 राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम है जलीय जंतु रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चरण 2। चरण 2 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी गई है। चरण 1 को 2013 से क्रियान्वित किया जा रहा था। चरण 2 का कार्यान्वयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाएगा। राज्यों के मत्स्य विभाग इस कार्यक्रम के अभिन्न अंग होंगे और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जलीय रोग सूचना प्रणाली के विकास की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम का महत्व ये है कि ये कार्यक्रम किसानों के स्तर पर रोगों की निगरानी प्रणाली को मजबूत करेगा। ये कार्यक्रम रोगों के कारण होने वाले राजस्व नुकसान को कम करेगा और निर्यात में वृद्धि करेगा। भारतीय सफेद झींगा पेनियस इंडिकस का अनुवांशिक सुधार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसके तहत झींगा प्रजनन के लिए राष्ट्रीय आनुवंशिक सुधार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस सुधार कार्यक्रम का महत्व इसलिए है क्योंकि झींगा पालन क्षेत्र ज्यादातर पैसिफिक सफेद झींगा नामक विशिष्ट प्रजाति के स्टॉक पर निर्भर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रोगजनक मुक्त है, हालांकि ये विदेशी प्रजाति है। ये कार्यक्रम किसी एक प्रजाति पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, साथ ही विदेशी प्रजाति की तुलना में स्वदेशी प्रजाति के झींगा पालन को बढ़ावा देगा। तीसरा कार्यक्रम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय खारा जल एक्वाकल्चर संस्थान ने झींगा फसल बीमा उत्पाद विकसित किया है। इस बीमा उत्पाद के तहत प्रीमियम की राशि स्थान और कृषि की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग होगी। ये इनपुट लागत के 3.7 से 7.7% के बीच होगी। संपूर्ण फसल हानि की स्थिति में किसानों को इनपुट लागत के 80% तक नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। इससे किसानों को बीमा की सुविधा उपलब्ध होगी और वे संस्थागत ऋण भी ले सकेंगे और किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। और आइए अब बात करते हैं वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की सूची में भारत शीर्ष पर है। ये रिपोर्ट एक गैर लाभकारी संगठन एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोएलिशन ने जारी की है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक भारत ने पिछले साल 84 बार इंटरनेट शटडाउन लागू किए। इसके कारण भारत इंटरनेट शटडाउन करने का आदेश देने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर आ गया है। जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किए गए। इसके बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल का स्थान है। इंटरनेट शटडाउन के कारणों में शामिल है विरोध प्रदर्शन, स्कूली परीक्षाएं और चुनाव आयोजन। इंटरनेट शटडाउन इंटरनेट और डिजिटल संचार सुविधाओं तक पहुंच को जानबूझकर बाधित करना है। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का निलंबन, दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित हैं। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष 2017 के नियम लोक आपात की स्थिति के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं। ये सेवाएं एक बार में 15 दिनों तक बंद की जा सकती हैं। केवल संघ या राज्य के गृह सचिव ही इंटरनेट शटडाउन का आदेश जारी कर सकते हैं। एक समिति इस आदेश की 5 दिनों के भीतर समीक्षा करती है। अपरिहार्य परिस्थितियों में केंद्र या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के स्तर का अधिकारी भी इंटरनेट शटडाउन का आदेश जारी कर सकता है। लेकिन इंटरनेट शटडाउन की वजह से सभी क्षेत्रों में अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचता है। जैसे इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि वित्तीय लेन देन में बाधा आती है, वाणिज्य और उद्योग प्रभावित होते हैं। इंटरनेट शटडाउन का शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य लोक सेवाओं जैसी मूलभूत सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। ये उन लोगों को उनके प्रियजनों तक पहुंचने के उनके सबसे सुगम साधन से वंचित कर मानसिक आघात पहुंचाता है। अगली खबर है कि जलवायु का मुद्रास्फीति पर प्रभाव। तो इसमें हम बात करेंगे भारत में मुद्रास्फीति और कृषि उत्पादन पर एल नीनो के खतरे के बारे में। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा ने इस साल एल नीनो वर्ष रहने का पूर्वानुमान लगाया है। अब बात करते हैं एल नीनो दक्षिणी दोलन की। वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बदलने की क्षमता के कारण एनसो को पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिघटनाओं में से एक माना जाता है।
दक्षिणी दोलन पूर्वी और पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त शब्दावली है। ये परिवर्तन महासागर में अल्नीनो और लानीना दोनों परिघटनाओं से जुड़ा हुआ है। एनसो एकल जलवायु परिघटना है। इसके 3 चरण हैं। एल्नीनो परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतह गर्म हो जाती है या फिर औसत समुद्री सतह तापमान से अधिक का तापमान हो जाता है। वहीं लानीनो परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतह ठंडी हो जाती है या फिर तापमान औसत समुद्री सतह तापमान से कम हो जाता है। इसके अलावा तटस्थ न तो अल्नीनो और न ही लानीना परिघटना घटित होती है। ऐसी स्थिति में अक्सर उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर समुद्र सतह तापमान औसत के निकट होता है। और अब आपको बताते हैं खाद्य मुद्रास्फीति पर अल्नीनो के प्रभाव के बारे में। दरअसल अल्नीनो अवधि के दौरान भारत में मानसून अक्सर कमजोर होता है और इसकी वजह से फसल की पैदावार औसत से कम हो जाती है और खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है। ये भी अनुमान लगाया गया है कि पिछले 130 वर्षों में भारत में पड़ने वाले सभी सूखों के 60% सूखे अल्नीनो परिघटना से जुड़े थे। अगला टॉपिक है आर्थिक अपराधों की निगरानी। भारत G20 के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की पहली बैठक में 4 उच्च स्तरीय सिद्धांतों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ये 4 उच्च स्तरीय सिद्धांत हैं: आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूचना साझाकरण प्रक्रिया में सुधार करना, अन्य घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कर सूचना साझा करने के लिए त्वरित कार्यतंत्र तैयार करने पर विचार किया जाएगा, वर्तमान पारस्परिक कानूनी सहायता फ्रेमवर्क में सुधार किया जाएगा, आर्थिक गतिविधियों के नए और उभरते क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सिद्धांतों और मानकों का विकास किया जाएगा। साथ ही परिसंपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भगोड़े अपराधियों द्वारा चुराई गई या अन्य देशों में छिपाई गई या फिर स्थानांतरित की गई आर्थिक परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों से निपटा जाएगा। इसका लक्ष्य परिसंपत्ति की खोज और पहचान प्रणालियों में सुधार करना है। अवैध परिसंपत्तियों पर समय रहते अंकुश लगाने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। परिसंपत्ति वसूली फ्रेमवर्क्स को मजबूत करने के लिए उपायों का मानकीकरण किया जाएगा। ओपन सोर्स सूचना और परिसंपत्ति वसूली नेटवर्क्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा सिद्धांत है आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई में कानून प्रवर्तन में सहयोग को मजबूत करना। इसके तहत इसमें परिचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए सूचना साझा करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रोटोकॉल आधारित सुरक्षित संचार माध्यमों पर उचित फ्रेमवर्क या नोडल एजेंसी के माध्यम से सूचना साझा की जाएगी। और चौथा सिद्धांत है भ्रष्टाचार नियंत्रण और रोकथाम में शामिल विशेष प्राधिकरणों के बीच सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना। इसके तहत आचार नियमों, हित संघर्ष नियमों और परिसंपत्ति प्रकटीकरण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आर्थिक अपराधों की बात करें तो आर्थिक अपराध आपराधिक गतिविधियों की एक अलग श्रेणी को कहते हैं। इनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा और मूल्यवान प्रतिभूतियां, वित्तीय घोटाले, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेन देन आदि शामिल हैं। ये अपराध अर्थव्यवस्था के साथ देश की सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। खान मंत्रालय ने अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 में संशोधन का मसौदा जारी किया। संसद ने अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन के लिए OAMDR अधिनियम 2002 पारित किया था। अपतटीय क्षेत्रों में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और भारत के अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। प्रस्तावित संशोधनों के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केवल प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा नीलामी के माध्यम से उत्पादन का पट्टा प्रदान किया जाएगा। संयुक्त लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रावधान जोड़ा गया है। संयुक्त लाइसेंस से मतलब है अन्वेषण लाइसेंस के साथ साथ उत्पादन के लिए पट्टा देना। आवंटित किए जाने वाले खनन मानक ब्लॉक का आकार घटा दिया गया है। इसे 1 मिनट देशांतर रेखांश से 1 मिनट अक्षांश तक करने का प्रस्ताव किया गया है। मूल अधिनियम में ये मानक आकार 5 मिनट देशांतर रेखांश से 5 मिनट अक्षांश तक है। भारत के लोक लेखा के तहत एक गैर व्यपगत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। ये ट्रस्ट अन्वेषण, आपदा प्रबंधन, अनुसंधान आदि के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण लाइसेंस, संयुक्त लाइसेंस या उत्पादन पट्टे के सुगम तरीके से हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। परमाणु खनिज राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों के नियंत्रण में ही रहेंगे। इस संशोधन से अपतटीय खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति मिल पाएगी। इससे भारत के समुद्री संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा। ये कदम नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे नए उभरते क्षेत्रों के विकास में योगदान देगा, साथ ही भारत की आयात निर्भरता को कम करेगा। रूस ने न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू स्टार्ट संधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। इसके अलावा रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का भी प्रयास किया था।
न्यू स्टार्ट संधि यानी सामरिक शस्त्र कटौती संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक परमाणु हथियार कटौती संधि है। इस संधि पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 2011 से लागू हुई थी। इस संधि को पिछली स्टार्ट संधि के स्थान पर लाया गया था जो वर्ष 2009 में समाप्त हो गई थी। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों द्वारा तैनात सामरिक परमाणु हथियारों और हथियार डिलीवरी प्रणालियों की संख्या को सीमित करना और कम करना है। इसका लक्ष्य सामरिक स्थिरता को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास का निर्माण करना है। इस संधि के तहत दोनों पक्ष इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वो 1550 से ज्यादा सामरिक परमाणु हथियार तैनात नहीं करेंगे। इसके अलावा अधिकतम 700 लंबी दूरी की मिसाइलों और बम वर्षकों की ही तैनाती कर सकेंगे। अधिकतम 800 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक पक्ष प्रतिवर्ष एक दूसरे के देश में अधिकतम 18 सामरिक परमाणु हथियार स्थलों का निरीक्षण कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दोनों में से किसी भी देश ने संधि की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस इस संधि को 2026 तक बढ़ाने पर सहमत हुए थे। इस संधि को अगर निलंबित किया जाता है तो इसके काफी प्रभाव होंगे। ये कदम विश्व की सबसे बड़ी 2 परमाणु हथियार संपन्न शक्तियों के बीच परमाणु हथियारों के नियंत्रण की संवेदनशील स्थिति को अस्थिर कर सकता है। आपको बता दें कि इन दोनों देशों के पास दुनिया के परमाणु शस्त्रागार का 90% हिस्सा है। इससे चीन, पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियार संपन्न देशों को भी अपना शस्त्रागार बढ़ाने का अवसर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। आधार सत्यापन के लिए नया सुरक्षा तंत्र। नई सुरक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा तंत्र का उपयोग किया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट की सजीवता की जांच करने के लिए फिंगर मिन्यूशिया और फिंगर इमेज दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिंगर मिन्यूशिया एक फिंगरप्रिंट इमेज की कुछ सूक्ष्म विशेषताएं हैं। नए सुरक्षा तंत्र के कई लाभ हैं। ये फिंगरप्रिंट की सत्यता को सत्यापित करेगा, स्पूफिंग प्रयासों का तेजी से पता लगाएगा, निजता की सुरक्षा करेगा, वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI आधार नामांकन और सत्यापन के लिए उत्तरदायी है। उसके कार्यों में आधार उपयोग अवधि के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन भी शामिल है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। आधिकारिक विकास सहायता। जापान ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के लिए ODA का विस्तार किया है। ODA एक ऐसी सरकारी सहायता है जिसके माध्यम से विशेष रूप से विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। पिछले कई दशकों से भारत को जापानी ODA ऋण का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता रहा है। जापान ने 1958 में भारत के साथ आर्थिक सहयोग की शुरुआत की थी। भारत के लिए जापान की ODA जापान भारत संबंधों को मजबूत करने के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। ये संबंध जापान भारत सामरिक और वैश्विक साझेदारी द्वारा निर्धारित है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR 2005। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 में संशोधन के लिए आयोजित चर्चा का पहला दौर संपन्न हुआ। IHR 2005 की बात करें तो ये 196 देशों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में संभावित लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के तहत WHO के पास अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाले लोक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। और आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब कोई ऐसी असाधारण घटना घटित होती है जो किसी रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य देशों के समक्ष लोक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। अगला टॉपिक है मालाबार ट्री टॉड। मालाबार ट्री टॉड मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा के संगेम तालुका में स्थित है। ये कर्नाटक की सीमा के निकट अवस्थित है। इस उद्यान में कदम्ब राजवंश के शासनकाल के कई मंदिर भी हैं। मालाबार ट्री टॉड एक छोटे आकार वाली मेंढक की प्रजाति है। ये पश्चिमी घाट के वनों में नम गड्ढों में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र मेंढक है जो ऊंची कैनोपी पर रहता है। अक्सर आपने देखा होगा UPSC में इसी तरीके के स्टेटमेंट्स बना दिए जाते हैं और उनको पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो इन छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं इन पर आप ध्यान दीजिएगा और इनको अपने एनवायरमेंट्स के नोट्स में जोड़ लें। मालाबार ट्री टॉड की बात करें तो IUCN में इसको संरक्षण स्थिति प्राप्त है एंडेंजर्ड की। इसका उल्लेख भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी भारतीय उभयचरों की चेकलिस्ट में प्राप्त होता है।
अगला टॉपिक है डांगी मवेशी। नासिक जिले के युवा पशुपालकों ने डांगी गाय को लोकप्रिय बनाने के लिए एक मंच बनाया है। डांगी मवेशी महाराष्ट्र के अहमदनगर और नासिक जिले और गुजरात के डांग जिले में पाए जाते हैं। डांगी गाय अपने मीठे दूध के लिए विख्यात है। मवेशियों की अन्य देशी मिस्लें हैं गिर, लखीमी और साहिवाल। अगला टॉपिक है अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं एकजुट होती हैं। पोंगल का मतलब उबालना होता है। इसमें महिलाएं मीठा पायसम एक स्वीट डिश है जो कि चावल, गुड़, नारियल और केले से बना हलवा होता है। महिलाएं इसे तैयार करती हैं और इसे देवी या भगवती को अर्पित करती हैं। इस 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत कार्तिक तारे के अवसर मकरम कुंभम नामक मलयालम माह में होती है। अगला टॉपिक है 1300 साल पुराना स्तूप। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ओडिशा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल से 1300 साल पुराना एक स्तूप मिला है। ये स्तूप 4.5 मीटर लंबा हो सकता है। प्रारंभिक आकलन से ये पता चलता है कि ये 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है। स्तूप संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी का ढेर। ये एक टीले जैसी समाधि संरचना होती है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए होते हैं। उदाहरण के लिए बुद्ध के अवशेषों पर सांची स्तूप निर्मित है। स्तूप का केंद्रीय स्तंभ त्रिस्तरीय छतरी नामक संरचना को सहारा प्रदान करता है। ये छत्र बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रतिनिधित्व करता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। संत सेवालाल महाराज। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की जयंती को 1 साल तक मनाने की घोषणा की है। उनका जन्म सन 1739 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुआ था। वो बंजारा समुदाय के समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। संपूर्ण भारत में फैले बंजारा समुदाय की आबादी लगभग 10 से 12 करोड़ है। ये घुमंतु समुदाय है। इन्हें अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। इस ज्ञान की मदद से संत सेवालाल ने वनवासियों और घुमंतु जनजातियों के बीच प्रचलित मिथकों और अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास किया था। इनके व्यक्तिगत मूल्य थे करुणा, निस्वार्थता और उद्देश्यपूर्णता। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तो इस बीच चर्चा में है गुयाना। यहाँ की राजधानी जॉर्ज टाउन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी प्रदान की है, इसलिए ये चर्चा में है। आपको बता दें कि गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। ये गुयाना क्षेत्रों का हिस्सा है। ये क्षेत्र गुयाना शील्ड पर उत्तर पूर्वी दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। गुयाना क्षेत्रों में गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं। ये वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। गुयाना में अधिकतर पर्वतमय उच्च भूमियां हैं, निम्न तटीय मैदान भी हैं और यहाँ दक्षिण में सवाना घास भूमि मौजूद है। गुयाना का उच्चतम बिंदु रोराइमा पर्वत है और महत्वपूर्ण नदी है एस्सेक्विबो नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।